बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SSTV से शाहिद सकलैन आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से शुरू हुई है या हुकूमत शुरू होने से पहले भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एहतसाब का बयानिया शुरू से बहुत मशहूर है। वो जब भी अपने इलेक्शन कैंपेन में जाते थे, उन्होंने जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू की, जब से उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया, उनका जो पहला नारा था वो एहतसाब का ही था। और जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए, एहतसाब होता हुआ नज़र भी आया। उनके अपने जो PTI के कारकुन हैं, जिनमें अगर मैं काबिल ज़िक्र नाम है जुल्फ़ी बुखारी साहब और उनके अलावा जो अलीम खान साहब हैं, वो भी काफ़ी उनके करीबी दोस्त थे। उनके खिलाफ यासिर तैन खान साहब, बहुत सारे और भी लोग जिनके खिलाफ जो है नैब ने कार्रवाइयाँ शुरू की और एहतसाब का अमल शुरू हुआ। लेकिन उसके साथ-साथ अपोज़िशन की जमातों के ऊपर भी जो है वो एहतसाब का जो मामला है वो चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि नैब बिल्कुल गैर जानिबदार इदारे के तौर पर काम कर रहा है और ये एहतसाब हो रहा है और होता भी रहेगा। क्योंकि चंद दिन पहले ये हुआ कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी जो चौधरी बिरादरान हैं, उनके खिलाफ भी नैब की कार्रवाई शुरू हुई, काफ़ी नाराज़ भी हुए और आज तक भी लग ये रहा है कि वो शायद थोड़े नाराज़ हैं। तो ये जो तहरीक इंसाफ का जितना भी मामला है, तो मैंने सोचा कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो मामलात हैं, जहांगीर तरीन साहब की नाराज़गी हो, चौधरी बिरादरान की नाराज़गी हो, जितने भी मामलात हैं, उनके हवाले से मैंने सोचा कि किसी ऐसे बंदे से बात की जाए जो तहरीक इंसाफ को, जैसे वो कहता है ना कि बचपन से जानता हो, तहरीक इंसाफ जब से उन्होंने अपनी सियासी जद्दोजहद शुरू की है और फिर आज तक वो तहरीक इंसाफ को कवर भी करता रहा और वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनके भी करीब रहा। तो मैंने सोचा किसी ऐसे बंदे से बात की जाए। तो मुझे अपने छोटे भाई हैं मेरे, अब्दुल कादिर मेरे साथ भी रहे हैं, में भी इकट्ठे हमने काम किया है। माशाअल्लाह इस छोटी उम्र में भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, लोग उनको जानते हैं और स्पेशली तहरीक इंसाफ की अगर हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से जब से तहरीक इंसाफ ने अपनी ये तवज्जो शुरू किया है, हुकूमत में भी होते हुए इमरान खान साहब की जो बीट है उसको भी कवर करते हैं। तहरीक इंसाफ को बड़ी करीब से बड़े ज़राए हैं उनके तहरीक इंसाफ में, अंदर की बात बताते हैं हमेशा। अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पे भी बहुत सारे माशाअल्लाह उनके लाइक्स हैं, लोग उनको जानते हैं। तो मैंने कहा कि आज अब्दुल कादिर साहब से बात करूँ। कादिर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे टाइम दिया। थैंक यू शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप बड़ा मैं आपकी वीडियोस देखी हैं, कोई ज़्यादा तो नहीं देख सका लेकिन 2-3 वीडियोस मैंने देखी हैं, बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने टू द पॉइंट और रेलेवेंट जो मामलात हैं उन पर डिस्कशन किया। और मैं अपने देखने और सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि शाहिद भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत कम यूट्यूब पे ऐसे लोग आए हैं जो करंट अफेयर्स को बड़े अच्छे से समझते हैं, उसका नॉलेज रखते हैं। शाहिद भाई करंट अफेयर को बड़ा डीपली समझते हैं क्योंकि हम ARY में इकट्ठे काम कर चुके हैं। तो ये शोज़ को देखा करते थे जो करंट अफेयर के होते थे, बड़ी रिसर्च किया करते थे। तो इनके पास उस तरह का नॉलेज है कि ये फैक्ट बेस्ड बात कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप भी यूट्यूब पे हैं। कादिर मैं मुझे तो ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो कहीं से भी शुरू करूँ, आपको सारा पता होगा। मुझे ये बताइएगा, आजकल बड़ी बातें चल रही हैं, कह रहे हैं कि जी खान साहब शायद कुछ थोड़ा बहुत अपोजिशन के साथ हाथ हौला रखने के लिए और 18वीं तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं कि शायद नैब कवानीन में तरमीम पे खान साहब कोई हाथ हौला रखना चाह रहे हैं। मतलब आगे एहतसाब वाला बयानिया चलेगा और पीछे कोई आपस में डील और ले दे की बात हो रही है। ऐसा कुछ है, खान साहब अपने साहब के बयानिए से पीछे जाएं? देखिए शायद भाई, जहाँ तक इत्तलात हैं या मालूमात हैं, उनके मुताबिक डील वाला तो कोई मामला चल नहीं रहा। अंडर हैंड खान साहब ने जो भी करना होगा वो सबके सामने करेंगे क्योंकि खान साहब के पास वो ऐसी सपोर्ट है जिसकी वजह से वो कोई भी अपना अगर काम करते हैं जो आवाम में ज़्यादा पसंद ना भी किया जाए तो उनको उस तरह से तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता या वो कहीं न कहीं कवर अप हो जाता है। इसलिए वो मॉरल करेज का मुज़ाहिरा करते हुए कभी-कभी बोल्ड स्टेप ले जाते हैं। तो डील वाला तो कोई मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो एक लाया जा रहा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस, क्योंकि उसकी एक मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है पिछले माह। तो अब उसके ऊपर काम जारी था और वज़ारत कानून और जो कानूनी और आईनी माहिरीन हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। और जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई कि बज़ाहिर नैब के इख्तियारात थोड़े कम किए गए, जो अपोज़िशन के भी हक़ में था, गवर्नमेंट के भी फ़ायदे में था क्योंकि बहुत से मामलात पर गवर्नमेंट को कानून साज़ी करने के लिए कहीं न कहीं लेने-देने की पोज़ीशन में आना पड़ता है। तो अकेले तो कुछ मामलात में हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकती, ख़ास तौर पर आपको पता है कि जब जनरल बाजवा की तौसीह का मामला था, उस वक़्त भी अगर अपोज़िशन सपोर्ट ना करती तो गवर्नमेंट अकेले ये सब काम नहीं कर सकती थी। तो इसलिए अगर ये कह दिया जाए कि सारा काम उस वक़्त बिल्कुल ख़ामोशी से हो गया और अपोज़िशन ने नेक नियति से कर दिया कि फ़ौज को इस वक़्त ज़रूरत है जनरल बाजवा की तौसीह की, तो ये कहना भी गलत होगा कि वो सारा काम उन्होंने बड़ी नेक नियति से किया। हाँ, उस वक़्त भी कुछ बातचीत हुई थी और मामलात आगे किस तरह से बढ़ेंगे, उनके असरात अब आने वाले दिनों में सामने आ रहे हैं।
तो जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की जा रही है या उसका एक मसौदा आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लीक किया गया मीडिया पे, वो उसको ये कह के अब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये मसौदा जाली है या ठीक नहीं है या किसी की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इतना बड़ा, इतना बिल्कुल सही मसौदा कोई फेक बंदा नहीं लिख सकता बैठ के। उसकी सारी निटी-ग्रिटी और इतनी डिटेल में उसको बनाना, ये कोई फारिग बंदा आम कर ही नहीं सकता जब तक उसको गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स की या अटॉर्नी जनरल की या कानूनी और आईनी माहिरीन की खिदमात हासिल ना हो। तो मेरे अपने ख्याल में मैंने कुछ लोगों से बात भी किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये मीडिया में लीक करके देखा गया है कि इसका तासुर क्या आता है और क्या रिस्पॉन्स आता है और उसके बाद अपोज़िशन की जानिब से की गई है इस मामले पर तनकीद। ये अपोज़िशन के फ़ायदे में जाने वाला मामला अब अपोज़िशन के लिए नुकसान का बाइस बन गया क्योंकि उनकी जानिब से जो तनकीद की गई और ये सारा मामला रिवर्स हो गया, अब एक बार फिर इसके ऊपर मामला बंद कर दिया गया है, खामोश हो गया। आपने देखा लीक वाला रौला पड़ा काफ़ी 2 दिन, उसके बाद अब खामोशी हो गई और अब मेरा ख्याल है ये मामला जल्दी वापस आएगा भी नहीं। तो ये एक तरह से अपोज़िशन ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, अगर उस वक़्त वो खामोश रहते और इसको तनकीद का निशाना ना बनाते, तो ये नया तरमीमी ऑर्डिनेंस भी मंज़ूर हो जाता और ये उनके अपोज़िशन के फ़ायदे में जाता क्योंकि गवर्नमेंट के तो इतने लोग अभी परेशानी में हैं नहीं, नैब की वजह से। सबसे ज़्यादा तो लोग नैब के शिकंजे में अपोज़िशन के हैं। इसलिए मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि पीएम तक भी ये बात पहुँची है और उन्होंने कहा है कि बस अब इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, अब भुगतते रहें। नहीं, आपको क्या लगता है मुझे ये बताइएगा, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि जी इमरान खान साहब का जो वोटर है, वो तो एहतसाब अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब कुछ थोड़ी-सी ढील देते हैं तो ये तो इमरान खान साहब के भी तो नुकसान है। ये बात आप ठीक कर रहे हैं क्योंकि पार्टी के अंदर भी रेजिस्टेंस है और बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि एहतसाब से जिस वक़्त पीटीआई की गवर्नमेंट पीछे हटी, उस वक़्त सारा नैरेटिव तबाह हो जाएगा क्योंकि अभी तक पीटीआई गवर्नमेंट सिर्फ़ एहतसाब के बयानिए पर आगे बढ़ रही है, एहतसाब का मामला लेकर ही प्राइम मिनिस्टर हुकूमत में आए हैं। तो ये सारा मामला लेकिन ये भी एक फैक्ट है, इसको भी देखना होगा कि हुकूमत बगैर कानून साज़ी के आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक लॉ मेकर्स अपना काम पार्लियामेंट में नहीं करेंगे या पार्लियामेंट नहीं चलेगी, तो उस वक़्त तक हुकूमत काम चला तो सकती है, लेकिन बेहतर अंदाज़ में नहीं कर सकती। हर मामले पर आपको बैकडोर चैनल से राब्ते करने पड़ते हैं। हर कोई छोटी से छोटी तरमीम हो, कोई छोटी से छोटी कानून साज़ी हो, आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा और हर मामले पे आके आप ब्लैकमेल नहीं हो सकते। तो वन्स फॉर ऑल ये मामला सेटल करना ही है गवर्नमेंट को कहीं न कहीं और ज़्यादा ना सही लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसे मामलात को सेटल करना है, जहाँ से उनकी कानून साज़ी की राह जो है वो हमवार हो सके। और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती जमात को भी हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने हैं। वो अगर आप अपोज़िशन के कंधे पे बंदूक रख के चला लें, तब भी आपकी मर्ज़ी है, अगर सीधा-सीधा करना है, तब भी आपकी मर्ज़ी है। ये गवर्नमेंट में आने के बाद ना सब लोग बड़े सयाने हो जाते हैं, इनके पास 100 तरीके होते हैं एक चीज़ को डील करने के। आपको पता भी नहीं है, आपको दिखाएँगे दाईं और मारेंगे बाईं। तो ये सिलसिला चलता है गवर्नमेंट में आने के बाद, ऐसे-ऐसे रास्ते निकलते हैं कि आपकी सोच है। अच्छा मुझे ये बताइएगा थोड़ा-सा ना तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर की बताएँ। लोग कह रहे हैं जहांगीर तरीन खान साहब नाराज़ हैं और काफ़ी नाराज़ हैं और उनको मनाने की कोशिशें भी सुना है की गई हैं और वो नहीं मान रहे। कोई ऐसी बात है वो कह रहे हैं कि जी आज़म खान को हटाएँ तो मैं वापस आऊँगा तहरीक। देखिए, ये बात फैक्ट है कि नाराज़गी बहुत हद तक बढ़ चुकी है और दूरियाँ काफ़ी हद तक है। दोनों के जो करीब रहने वाले लोग हैं, वो इस कोशिश में हैं कि दोनों की एक मुलाकात हो जाए और जो गलतफ़हमियाँ हैं, वो दूर हो जाए। लेकिन खान साहब ये चाहते हैं कि जब तक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक वो इस मुलाकात से गुरेज़ करें और अगर ये मुलाकात में ऐसा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि जहांगीर तरीन क्लियर हैं और वो सब्सिडी का मामला वो सिर्फ़ बेनिफिशियरी रहे हैं, इस बेनिफिशियरी से आगे उन्होंने कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये मुलाकात हो सकती है और फिर मामलात आगे देखेंगे। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं जहांगीर तरीन साहब की जानिब से रखी गई कि आज़म खान को वो हटाएँ तो फिर वो मुलाकात करेंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि वो तो खुद मुलाकात चाहते हैं करना। अभी वो उनकी कोशिश भी है, उनके कुछ आस-पास रहने वाले लोग ये ट्राई कर भी रहे हैं। जो आज़म खान का मामला है, वो सिर्फ़ जहांगीर तरीन ही नहीं और भी काफ़ी लोग हैं जो आज़म खान साहब से थोड़ी शिकायतें रखते हैं या उनसे नाराज़ हैं क्योंकि आज़म खान पर इमरान खान बहुत ट्रस्ट करते हैं। वो एक तरह से अगर मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊँ तो मुझे उनकी जो पावर है ना, वो एज़ अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसी लगती है। क्योंकि वो जो भी फैसले वज़ीर-ए-आज़म के बिहाफ़ पे होने हैं, वो आज़म खान ही करेंगे। आज़म खान इज़ द मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट
इन दिस गवर्नमेंट। वैसे तो इस पोजीशन पे जो भी होगा वो पावरफुल ही होता है, लेकिन इनके पास कुछ ज्यादा इख्तियारात है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो और भी कुछ लोगों से मैंने शिकायत सुनी है, वो कहते हैं कि आज़म खान हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें आगे चलने नहीं दे रहे। लेकिन उसकी वजह ये है कि आज़म खान को पीएम ने ये बताया हुआ है कि जहाँ पर आपको कुछ गलत काम लगे या जहाँ पर आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप अपने डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। आपको आपको याद होगा फिरदौस आशिक अवान से इस्तीफा किसने मांगा? प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मांगा, आज़म खान ने मांगा। और उन्होंने कुछ मीटिंग्स में बैठकर ये कहा कि आज़म खान ने मेरे से रिजाइन लिया, और वो बाद में फिर बात ओपन भी हो गई, हमें पहले पता चल गई थी। और इन दोनों के दरमियान काफ़ी तलख़ कलामी भी हुई है बंद कमरे में, जब उनसे इस्तीफ़ा माँगा गया, शोर-शराबा हुआ। उन्होंने एतराज़ किया कि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं और आप मेरे से किस तरह इस्तीफ़ा माँग सकते हैं? मेरे से इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर माँगेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन दूँगी। लेकिन वो आज़म खान ने देखें उनका डिसमिसल का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया। तो ये चीज़ें हैं ना। आपसे आपने खुद ही जवाब दे दिया। जो मेरा अगला सवाल मेरे ज़हन में आया था वो यही था कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा वाला मामला भी हुआ था, और वाक़ई इसका मतलब है वो हकीकत था कि वाक़ई ये मामला था। अच्छा, मुझे बताइए, बिल्कुल ऐसा हकीकत है। कहा ये जा रहा है कि शायद जो फोरेंसिक ऑडिट है अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, रिपोर्ट आ रही है शुगर कमीशन वाली, कहते हैं कि उसमें फोरेंसिक ऑडिट में कोई कोशिश की जा रही है जहांगीर तरीन को और खुसरो बख्तियार को बचाने की। कोई ऐसी कोशिश की जा सकती है तहरीक इंसाफ की तरफ से? देखिए, कोशिशें तो वो हो भी सकती हैं। मैं अब इस बारे में कोई कमेंट नहीं करने की पोज़ीशन में, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है फैक्ट। हर कोई कोशिश कर रहा होगा बचने की और अप्रोच करने की, और कहाँ-कहाँ से राब्ते नहीं हो रहे होंगे। ये तो आप भी जानते हैं कि इस तरह के मामलात में जब कोई हाँ, फँस जाता है, तो बचने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है, उनकी जानिब से भी राब्ते किए जा रहे हैं एफआईए के साथ, और बल्कि उन्होंने कल एक खत लिखा है एफआईए को, वो मुझे मिला भी है, मैंने उसको पढ़ा। उसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है, वो सही दुरुस्त अंदाज़ में इंक्वायरी नहीं कर पा रहा। वो एक ख़ास पैराए में इंक्वायरी कर रहा है, ये साबित करने के लिए कि ये जो वाला मामला था सब्सिडी का, ये गलत था। लेकिन जो शुगर मिल एसोसिएशन वाले हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला कानून के तहत हुआ है। देखें, जब आप एमनेस्टी स्कीम देते हैं किसी को, कोई भी गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम देती है, ठीक है? उसमें से बहुत से लोग अपना काला धन सफ़ेद कर लेते हैं, ऐसे ही है ना? तो बिल्कुल ऐसा। वो हो जाती है उनकी व्हाइट मनी। अब अगर कोई तहकीकात करे, तो ये तो गवर्नमेंट का कसूर है ना कि आपने एमनेस्टी स्कीम क्यों दी, जिससे अगर हाँ, कोई बेनिफिशियरी बना है, तो वो उसने अपना काला धन सफ़ेद कर लिया। बेनिफिशियरी बनना मेरे मेरे ज़ाती ख़्याल में गलत काम नहीं है, जब तक कि वो उस बेनिफिशियरी बनने के लिए कोई नाजायज़ ज़राए ना इस्तेमाल किए हों। अगर गवर्नमेंट ने उनको खुद सब्सिडी दी है और उन्होंने उस सब्सिडी से फ़ायदा उठाया है, तो फिर वो कसूरवार नहीं है। फिर मेरा ख़्याल है जो सब्सिडी देने वाले लोग थे, मुखालफत के बावजूद जिन्होंने सब्सिडी दी है, पहले प्राइम मिनिस्टर को उनके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए और उनको कटहरे में लाना चाहिए। अभी तक तो ये नहीं पता चल सका कि जब मुखालफत की जा रही थी कि सब्सिडी नहीं देनी, नहीं देनी, नहीं देनी, इसके बावजूद कोई सब्सिडी दे गया। हाँ, और अब यस। लोग मान नहीं रहे कि हमने दी है सब्सिडी। लोग कहते हैं मुतफ़िक़ा तौर पे डिसीजन हुआ। पंजाब का वज़ीर ख़ज़ाना कहता है जी मैं उस मीटिंग में बैठा ही नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मैं उठ गया था। सही है ना? जो यहाँ पे खुसरो बख्तियार, वो कहते हैं मैं उन मीटिंग्स में नहीं था। तो मीटिंग्स में ना होना कोई जवाज़ नहीं है। आप मीटिंग के बाहर रह के भी आप सारी लॉबिंग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं जी कि देखें जी ये एजेंडा आ रहा है, ज़रा इसते हाथ ज़रा हौला रखना, तुसीं बराए मेहरबानी इसको मंज़ूर कराना। होता है ना ऐसे? हुँ, तो हुँ। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए जिन लोगों ने लॉबिंग करके सब्सिडी मंज़ूर करवाई है, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। अब मेरा ख़्याल है इस इंक्वायरी कमीशन में उनके नाम भी सामने आ जाएँगे। मुझे बताइएगा, मैं बस मेरा ख़्याल से आखिरी सवाल है मेरा। बहुत सारे ऐसे मामले हुए, जैसे अगर मेडिसिन वाला ये पिछले दिनों मामला आया जो भारत से मेडिसिन की तरफ, और उसके अलावा भी पहले भी ऐसे मामला हुए जिन पे कहा यह जाता है कि जी कौन ऐसे लोग हैं, मतलब हुकूमत के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं, बाद में पता चलता है और पता चलता है कि यार होते अपना काम पा गए नहीं। ये क्या हुँ। मामला क्या है? मतलब इतने बेखबर हैं ये लोग हुकूमत वाले कि इनको पता ही नहीं होता कि क्या। देखें, ये कुछ वुज़रा की भी नालायकी है, कुछ वुज़रा की, कि बगैर पढ़े अपनी समरीज़ जो हैं वो कैबिनेट में पेश कर देते हैं, मंज़ूरी हो जाती है, पता ही नहीं होता किसी को, क्योंकि समरियाँ बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं। ये वज़ीर का काम है, मुतल्लिका वज़ीर का, कि वो पूरी समरी को पढ़े, उसके बाद वो कैबिनेट एजेंडे का हिस्सा उसको बनाने की मंज़ूरी दे। लेकिन समरी बगैर पढ़े जब कैबिनेट में आ जाती है, तो आपने देखा वो कादियानियों वाला जो मामला हुआ, उसमें पीर नूरुल हक कादरी साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे एक लफ्ज़ था डिस्कशन।
उस डिस्कशन के लफ्ज को डिसीजन में बदलकर समरी जो है वो लीक कर दी गई और मीडिया में रोला पड़ गया। वो डिस्कशन हुई थी। अब बात ये है कि उस लफ्ज को, डिस्कशन के लफ्ज को डिसीजन में बदलकर लीक किसने किया? किसने किया? ये अब 2 लोगों पर जा सकते हैं, या तो मुतल्लिका वज़ीर ऐसा कर सकता है, नूरुल हक कादरी साहब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? अब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुद ऐसा किया होगा, क्योंकि जो मैंने लोगों से बात की है इधर-उधर, मुझे पता चला कि उन्होंने तो खुद मुखालफत की थी। काबीना इजलास में वो मुखालफत करने वाले वज़ीरों में शामिल थे। लेकिन अब देखना होगा कि जो सेक्रेटरीज़ हैं या जो ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग हैं, वो तो नहीं कहीं रोड़े अटका रहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या ये कोई छोटी बात नहीं है सकलैन भाई। आप एक लफ्ज़ को, डिस्कशन के लफ्ज़ को डिसीजन में बदल के आप समरी भेज रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट को कितनी बैशिंग का सामना करना पड़ा पिछले कुछ दिनों में, और आप चेक कर लीजिएगा कि जो सेक्रेटरी कैबिनेट है उसकी ठीक-ठाक खिंचाई हुई है इस मामले पे। बहुत ज़बरदस्त क्लास हुई है, जो पार्टी का कोर ग्रुप है, उसमें ये डिस्कशन हुई है कि सेक्रेटरी जो है ना, वो अब इसके नताइज भुगतेगा। यहाँ तक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, और सेक्रेटरी, आप देखिएगा कैबिनेट सेक्रेटरी के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में। ये कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें, जो दवाइयों वाला मामला था, अब उसमें इजाज़त दी गई थी सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगवाने की भारत से, ठीक है? लाइफ सेविंग ड्रग्स कितनी होंगी? दर्जन भर होंगी, 20-25 होंगी, 30 होंगी। 429 दवाइयों की फ़हरिस्त डाल के कैबिनेट में भेज दी गई थी कि इन दवाइयों को इम्पोर्ट करने की मंजूरी दी जाए। वो तो मामला तब खुला, ये किसी को पता ना चलता शायद, ये तो तब ज़हन में आई, एक ऑब्वियस बात थी कि जो दवाइयाँ इमरजेंसी में या लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर इम्पोर्ट होती हैं, उनकी तादाद तो 10-12 है। ये 429 दवाइयाँ कौन-सी है? जब उनकी फ़हरिस्त पर गौर किया गया, तो आप यकीन करें वो अद्वियात मंगवाने की समझी थी जो पाकिस्तान में आपको हर मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाती है। जो पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तैयार की जाती है, उसका खाम माल पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में अवेलेबल है और बहुत सस्ता अवेलेबल है। अब ये चीज़ें भारत से इम्पोर्ट करने की कोई लॉजिक नहीं है। अब इस मामले पे भी 2 नंबरी की गई है। ये एक बड़ी वारदात थी जो पीएम ने राइट टाइम पे पकड़ी है, और इसका उन्होंने ये नहीं कहा कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब आप तहकीकात करके बताएँ कौन कर रहा था, क्योंकि ज़फ़र मिर्ज़ा से पूछा उन्होंने कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? ये कौन समरी लेके आया 400 न, उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है जी, मैंने नहीं ये समरी तैयार की। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि काबीना इजलास में वो मुतल्लिका वज़ीर कह रहा है जी कि मुझे नहीं पता ये समरी किसने तैयार करके, हाँ, मैंने नहीं पता। तो जी त वो ड खान साहब गुस्से में आए, उन्होंने उनको, शहज़ाद साहब को कहा, अपने जो मुआविन खसूसी उनके एहतसाब हैं, शहज़ाद अकबर को कहा कि शहज़ाद साहब आप ज़रा पता करें, इसकी तहकीकात करें कि ये किसने कार्रवाई करने की कोशिश की है। तो शहज़ाद साहब अब इसके ऊपर लगे पड़े हैं, मेरा ख्याल है वो नहीं छोड़ेंगे इसमें कोई ना कोई अपना बंदा जो है ना वो रगड़ देंगे। चले, अल्लाह खैर करे। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया कादिर, आपने मेरे लिए वक़्त निकाला, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वेलकम भाईजान।